दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों घटना चक्र सामान्य अध्ययन पूर्वावलोकन श्रृंखला के अंतर्गत इस वीडियो में प्रस्तुत है भारतीय राज्य व्यवस्था एवं शासन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। इसमें हम राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला प्रश्न है दोस्तों, राष्ट्रपति की क्षमा की शक्ति किस प्रकार की शक्ति है? विधायी, न्यायिक, कार्यपालिका या इनमें से कोई नहीं? तो सही उत्तर है अनुच्छेद 72 के तहत दोस्तों संविधान के आर्टिकल 72 के तहत राष्ट्रपति को क्षमा आदि की और कुछ मामलों में दंडादेश के निलंबन, परिहार और लघुकरण की शक्ति न्यायिक शक्ति है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति की क्षमा प्रदान करने की शक्ति में क्या शामिल नहीं है? क्षमा, लघुकरण, परिहार, विराम, प्रविलंबन, रोक और निरंतरता। तो इसमें आप देखिए रोक और निरंतरता इसमें शामिल नहीं है। ऑप्शन ई आपका सही उत्तर हो जाएगा। और आप जान लीजिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति को किसी अपराध के लिए दोषी ठहराए गए व्यक्ति के दंड को क्षमा करने, उसका प्रविलंबन, विराम या परिहार करने अथवा दंडादेश के निलंबन, परिहार या लघुकरण की शक्ति प्राप्त है, जिसमें सेना न्यायालय द्वारा दोषी सिद्ध किए गए मामले भी शामिल हैं। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से किस प्रकार के प्राधिकार भारत के राष्ट्रपति को प्राप्त हैं? आपको बताना है। तो आप जानते हैं दोस्तों भारत का राष्ट्रपति औपचारिक प्रधान होता है, यानी औपचारिक और विधिक, तथा कौन से आप जान लीजिए राजनीतिक और जो संवैधानिक और नाम मात्र। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? भारत के राष्ट्रपति को औपचारिक और विधिक तथा संवैधानिक और नाम मात्र के अधिकार प्राप्त हैं। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। भारत का राष्ट्रपति संविधान के तहत प्राप्त प्राधिकार में औपचारिक और विधिक तथा संवैधानिक और नाम मात्र का जो है ये पदाधिकारी होता है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुसार भारत के राष्ट्रपति का ये कर्तव्य है कि वे निम्नलिखित में से किसको या किनको संसद के पटल पर रखवाएं। तो यहाँ पर देखिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं। संघ वित्त आयोग की सिफारिशों को, लोक लेखा समिति के प्रतिवेदन को, नियंत्रक महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन को या फिर राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के प्रतिवेदन को। तो सही उत्तर हो जाएगा संघ वित्त आयोग के सिफारिशों को, नियंत्रक महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन को और राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के प्रतिवेदन को। 1, 3 और 4 आपका सही हो जाएगा ऑप्शन सी। दोस्तों वित्त आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की स्थापना और नियंत्रक महालेखा परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। लोक लेखा समिति या पब्लिक अकाउंट कमेटी की स्थापना लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों को मिलाकर की जाती है। इसके अध्यक्ष की नियुक्ति लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा की जाती है। राष्ट्रपति द्वारा संघीय वित्त आयोग की सिफारिशें, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन और राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के प्रतिवेदन को संविधान के अनुच्छेद 281, 151(1) और 338(6) के तहत संसद के पटल पर रखवाया जाता है। अगला प्रश्न है, कौन सा संवैधानिक विशेषाधिकार राष्ट्रपति का नहीं है? आपको बताना है। तो देखिए साधारण बिल को पुनर्विचार के लिए लौटाना, वित्तीय बिल को पुनर्विचार के लिए लौटाना, इसके अलावा दोस्तों लोकसभा को भंग करना या प्रधानमंत्री की नियुक्ति करना। तो वित्तीय बिल को पुनर्विचार के लिए लौटाना ये संवैधानिक विशेषाधिकार राष्ट्रपति का नहीं है। और राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 110 के खंड 1 के उपखंड क के उपखंड च में विनिर्दिष्ट किसी विषय को उपबंध करने वाले वित्तीय बिल जो कि मनी बिल या धन विधेयक होते हैं उनको अनुच्छेद 111 के तहत अन्य साधारण बिलों की तरह पुनर्विचार के लिए लौटा नहीं सकता है। और आप जान लीजिए ऐसे वित्तीय बिल अनुच्छेद 117 के प्रावधानों के तहत राष्ट्रपति की सिफारिश के बाद केवल लोकसभा में ही प्रस्तावित या पुरस्थापित किए जाते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से किसी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित घोषित करने का संवैधानिक अधिकार किसको है? तो उत्तर है राष्ट्रपति को।
संविधान की 5वीं अनुसूची के पैराग्राफ 6 में अनुसूचित क्षेत्रों से संबंधित जो प्रावधान है उसमें राष्ट्रपति के आदेश द्वारा किसी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित या विस्तारित किया जा सकता है। किसी भी समय राष्ट्रपति के आदेश द्वारा अनुसूचित क्षेत्र के संपूर्ण अथवा किसी विशिष्ट भाग को समाप्त किया जा सकता है और राज्य के राज्यपाल से परामर्श करने के बाद राष्ट्रपति के आदेश द्वारा राज्य के अनुसूचित क्षेत्र के क्षेत्रफल को बढ़ाया जा सकता है। तो किसी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित घोषित करने का संवैधानिक अधिकार वो राष्ट्रपति को है। अगला प्रश्न है दोस्तों, संसद के लिए राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करता है? तो उत्तर है केंद्रीय मंत्रिमंडल। दोस्तों, संसद के लिए राष्ट्रपति का जो अभिभाषण होता है वो केंद्रीय मंत्रिमंडल तैयार करता है, क्योंकि वास्तविक कार्यपालिका जो शक्ति होती है वो केंद्रीय मंत्रिमंडल में निहित होती है। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद किस राज्य से थे? तो ये बिहार से थे, आप जान लीजिए। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मूलतः बिहार राज्य से थे। उनका जन्म 3 दिसंबर 1884 को बिहार के सिवान जिले में हुआ था। वे 26 जनवरी 1950 से 13 मई 1962 तक भारत के राष्ट्रपति थे। अगला प्रश्न है दोस्तों, स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? आपको बताना है। तो सही उत्तर है स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, जो कि बिहार से थे। 2 अवधि के लिए भारत के राष्ट्रपति कौन थे? आपको बताना है। तो सही उत्तर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद लगातार 3 अवधि के लिए भारत के राष्ट्रपति थे, जिनमें से 26 जनवरी 1950 को वे संविधान सभा के अध्यक्ष होने के कारण भारत के राष्ट्रपति बने और 1952 और 57 में वो प्रथम और द्वितीय राष्ट्रपति चुनाव में राष्ट्रपति निर्वाचित हुए थे। भारत के चौथे राष्ट्रपति कौन थे? तो श्री वी गिरी दोस्तों, वाराह वेंकट गिरी भारत के चौथे राष्ट्रपति थे। कार्यकाल के अनुसार उनका क्रम राजेंद्र प्रसाद के 3 बार, डॉक्टर एस राधाकृष्णन और डॉक्टर जाकिर हुसैन के बाद 6वां है, लेकिन चौथे राष्ट्रपति दोस्तों आप जान लीजिए कि वी गिरी थे। अगला प्रश्न है दोस्तों, सर्वसम्मति से निर्वाचित भारत के राष्ट्रपति कौन थे? तो ये थे नीलम संजीव रेड्डी। दोस्तों, एन संजीव रेड्डी सर्वसम्मत से या निर्विरोध भारत के राष्ट्रपति चुने जाने वाले एकमात्र व्यक्ति हैं। उनके कार्यकाल की अवधि 1977 से 1982 थी। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रपति के सर्वसम्मति से चुने जाने का अभी तक एकमात्र उदाहरण कौन है? तो ये हैं डॉक्टर नीलम संजीव रेड्डी। अगला प्रश्न है, सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन करिए और दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन करिए। तो इसमें आप देख सकते हैं राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद का कार्यकाल 1974 से 1977 तक था। नीलम संजीव रेड्डी 1977 से 1982, डॉक्टर जाकिर हुसैन दोस्तों 1967 से 1969 और वी गिरी 1969 से 1974 तक भारत के राष्ट्रपति थे। 2, 3, 4 और 1, 2, 3, 4, 1 ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति होने से पूर्व भारत के उपराष्ट्रपति पद पर आसीन नहीं रहा? कौन राष्ट्रपति होने से पूर्व भारत के उपराष्ट्रपति पद पर आसीन नहीं रहे थे? तो ये थे नीलम संजीव रेड्डी, जबकि डॉक्टर एस राधाकृष्णन, डॉक्टर जाकिर हुसैन और आर वेंकट रमन ये राष्ट्रपति होने से पहले उपराष्ट्रपति पद पर भी आसीन थे। अगला प्रश्न है, किसने भारत के राष्ट्रपति का पद ग्रहण करने के पूर्व उपराष्ट्रपति के पद पर कार्य नहीं किया था? तो नीलम संजीव रेड्डी ने। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रपति लोकसभा अध्यक्ष भी रहे हैं? तो उत्तर है नीलम संजीव रेड्डी दोस्तों लोकसभा अध्यक्ष भी रहे हैं। और नीलम संजीव रेड्डी 2 अवधियों 1967 से 1969 और 1977 से जो है मार्च 1977 से जुलाई 1977 के दौरान लोकसभा के अध्यक्ष थे और वे 1977 से 1982 के बीच भारत के राष्ट्रपति रहे थे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित भारत के राष्ट्रपतियों में कौन दार्शनिक राजा अथवा दार्शनिक शासक के रूप में जाना जाता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो डॉक्टर राधाकृष्णन को। भारत के दूसरे राष्ट्रपति 13 मई 1962 से 13 मई 1967 तक डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, इनको दार्शनिक राजा अथवा दार्शनिक शासक के रूप में जाना जाता है। वे एक प्रख्यात दार्शनिक और शिक्षाविद थे।
अगला प्रश्न है, भारत के निम्नलिखित राष्ट्रपतियों में कौन ट्रेड यूनियन आंदोलन से संबद्ध रहा है? तो ट्रेड यूनियन आंदोलन से वी गिरी का संबंध रहा है। भारत के चौथे राष्ट्रपति वी गिरी 1969 से 1974 इनका कार्यकाल था और ये ट्रेड यूनियन आंदोलन से जुड़े रहे। वे 2 बार अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे थे। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत के किस राष्ट्रपति को मिसाइल मैन की संज्ञा दी जाती है? तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को। व्यक्ति के अनुसार भारत के 11वें राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन की संज्ञा दी जाती है। उन्हीं के निर्देशन में आरंभ जो IGMDP यानी एकीकृत निर्देशित मिसाइल विकास कार्यक्रम, इसके फलस्वरूप भारत पृथ्वी, अग्नि जैसी मिसाइलों के विकास के द्वारा इस क्षेत्र में आत्मनिर्भर बन सका है। अगला प्रश्न है, भारत के निम्न मुख्य न्यायाधीशों में से किस एक ने राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया था? निम्नलिखित मुख्य न्यायाधीशों में किस एक ने राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया था? तो सही उत्तर M हिदायतुल्ला, और 20 जुलाई 1969 से 24 अगस्त 1969 के दौरान इन्होंने कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन असंगत है? राजेंद्र प्रसाद, राधाकृष्णन, जाकिर हुसैन और जवाहरलाल नेहरू। तो जवाहरलाल नेहरू। दोस्तों, जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रधानमंत्री थे, जबकि अन्य तीनों व्यक्ति राष्ट्रपति रहे हैं भारत के। अगला प्रश्न है दोस्तों, श्रीमती प्रतिभा पाटिल का भारतीय गणतंत्र के राष्ट्रपति के रूप में क्रम क्या है, आपको बताना है। तो ये क्रम था 12वां। 19 जुलाई 2007 को भारतीय गणतंत्र के 13वें राष्ट्रपति चुनाव हुए और 25 जुलाई 2007 को श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल जो है व्यक्ति के अनुसार 12वें राष्ट्रपति के रूप में इन्होंने शपथ ग्रहण किया और कार्यकाल उनका जो है 14वां था। प्रतिभा पाटिल ने राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के प्रत्याशी भैरों सिंह शेखावत को पराजित किया और वे भारत की पहली महिला राष्ट्रपति थीं। अगला प्रश्न है, भारत के 15वें राष्ट्रपति चुनाव के लिए संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन UPA के उम्मीदवार कौन थे? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? ये थे, इनमें से कोई नहीं। अगर जो देखा जाए तो 2002 में भारत के 16वें राष्ट्रपति चुनाव में झारखंड की पूर्व राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू सत्तारूढ़ राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की अधिकृत उम्मीदवार रहीं, जबकि पूर्व केंद्रीय वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा संयुक्त विपक्ष द्वारा समर्थित उम्मीदवार थे। इस चुनाव में विजय के बाद द्रौपदी मुर्मू भारत की 15वीं राष्ट्रपति व्यक्ति के अनुसार बनी हैं, जबकि कार्यकाल के अनुसार उनका क्रम 17वां है। और प्रश्न में 15वें राष्ट्रपति चुनाव पूछा गया है, जबकि जुलाई 2022 में जो राष्ट्रपति चुनाव ये 16वां राष्ट्रपति चुनाव था। तो 15वें राष्ट्रपति चुनाव में संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन की प्रत्याशी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की मीरा कुमार थीं। तो इसमें से कोई नहीं आपका उत्तर हो जाएगा। भारत के पूर्व राष्ट्रपतियों में कौन बिहार का राज्यपाल भी रह चुका है, आपको बताना है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं डॉक्टर जाकिर हुसैन। डॉक्टर जाकिर हुसैन दोस्तों, आप जान लीजिए कि ये राष्ट्रपति बनने से पूर्व बिहार के राज्यपाल भी रह चुके हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय में उपस्थित हुए थे जब सर्वोच्च न्यायालय राष्ट्रपति के निर्वाचन विवाद की सुनवाई कर रहा था? तो उत्तर बताइए। सही उत्तर दोस्तों, इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा डॉक्टर जाकिर हुसैन। इसका सही उत्तर प्रश्न संख्या 116 की कौन से राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय में उपस्थित हुए थे जब सर्वोच्च न्यायालय राष्ट्रपति के निर्वाचन विवाद की सुनवाई कर रहा था? तो उत्तर है BV गिरी। दोस्तों, राष्ट्रपति BV गिरी राष्ट्रपति निर्वाचन में भ्रष्ट आचरण के आरोप में विवाद की सुनवाई के समय सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश SM सीकरी की अध्यक्षता वाली पीठ के सम्मुख व्यक्तिगत रूप से उपस्थित हुए थे। 1969 के राष्ट्रपति चुनाव में BV गिरी स्वतंत्र उम्मीदवार और नीलम संजीव रेड्डी कांग्रेस पार्टी के घोषित उम्मीदवार थे। BV गिरी के निर्वाचन के समय दूसरे चक्र की मतगणना भी की गई थी, जिसमें BV गिरी ने विजय प्राप्त की थी। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति भवन को डिजाइन किया था किसने? आपको बताना है। तो सही उत्तर है एडविन लुटियंस। दोस्तों, राष्ट्रपति भवन का डिजाइन ब्रिटिश वास्तुकार एडविन लुटियंस के द्वारा तैयार किया गया और ये भवन भारत के राष्ट्रपति का सरकारी आवास है। इस भवन के निर्माण के बाद इसे वायसराय आवास के रूप में जाना जाता था। 15 अगस्त 1947 को इसका नाम परिवर्तित करके गवर्नमेंट हाउस कर दिया गया
और 21 जून 1948 को सी राजगोपालाचारी इस सरकारी आवास में निवास करने वाले पहले भारतीय बने थे। राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के समय से इसे राष्ट्रपति भवन के रूप में जाना गया था। अब आइए दोस्तों, उपराष्ट्रपति से संबंधित सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर कर लेते हैं जो परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। पहला प्रश्न है कि भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचक गण के द्वारा किया जाता है जिसके सदस्य होते हैं। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन एक ऐसे निर्वाचक मंडल के द्वारा किया जाता है जिसमें संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य शामिल होते हैं। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। दोस्तों, संविधान के अनुच्छेद 66(1) के तहत उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संसद के दोनों सदनों, निर्वाचित और मनोनीत सदस्यों से मिलकर बनने वाले निर्वाचक गण के सदस्यों द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व के अनुसार एकल संक्रमणी मत पद्धति के आधार पर होता है। भारत के उपराष्ट्रपति निर्वाचित होते हैं कैसे? तो उत्तर है संसद के दोनों सदनों के सदस्यों द्वारा बने निर्वाचक मंडल द्वारा उपराष्ट्रपति का निर्वाचन होता है। अगला प्रश्न है, भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव किस तरह होता है? तो उत्तर है दोस्तों, लोकसभा और राज्यसभा के सांसदों द्वारा। देखिए, ये उपराष्ट्रपति का चुनाव ऐसे तो अप्रत्यक्ष चुनाव है। क्यों? क्योंकि इसमें जो है जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि उनका जो है निर्वाचन करते हैं। लेकिन अगर जो ऑप्शन दिया गया है कि लोकसभा और राज्यसभा के सांसदों द्वारा सीधे चुनाव से राष्ट्रपति नहीं उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है, तो ये आपका ऑप्शन डी सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन करता है? तो यहाँ पर लोकसभा के सभी सदस्य और राज्यसभा के सभी सदस्य, यानी 1 और 2 आपका सही उत्तर हो जाएगा। इसमें विधानसभाओं और विधान परिषदों के सदस्य शामिल नहीं होते हैं। अगला प्रश्न है, 2022 के भारत के 16वें उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल में कितने सदस्य थे? तो सही उत्तर है 788। दोस्तों, 16वें उपराष्ट्रपति चुनाव 2022 के निर्वाचक मंडल में राज्यसभा के 233 निर्वाचित सदस्य, 12 मनोनीत सदस्य, लोकसभा के 543 निर्वाचित सदस्य, तो इस तरह से दोनों सदनों को मिलाकर बने निर्वाचक मंडल में कुल 788 सदस्य थे। राज्यसभा में 5 निर्वाचित और 3 मनोनीत सदस्यों का स्थान रिक्त होने के कारण इस चुनाव में मत देने योग्य कुल निर्वाचक 780 थे। इसमें से 725 ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया, जिसमें 15 मत अवैध रहे। विजयी राजग प्रत्याशी जगदीप धनखड़ को 528 और विपक्षी प्रत्याशी मार्गरेट अल्वा को 182 मत प्राप्त हुए थे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इन कथनों में से कौन सा सही है? पहला है, राष्ट्रपति की तरह उपराष्ट्रपति का चुनाव भी अप्रत्यक्ष होता है। दूसरा है, राज्यों की विधायिकाओं के सदस्य दोनों के चुनाव में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो सही उत्तर इसमें कूट के आधार पर आपको सही उत्तर देना है। तो आप जान लीजिए दोस्तों, राष्ट्रपति की तरह उपराष्ट्रपति का चुनाव भी अप्रत्यक्ष होता है, बिल्कुल सही है। और राज्यों की विधानसभाओं के सदस्य दोनों के चुनाव में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, तो ये आपका सही नहीं है। दोस्तों, आप जान लीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि ये जो राज्यों की विधायिकाओं के सदस्य हैं, ये दोनों के चुनाव में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, ये आपका सही नहीं है। तो केवल एक आपका सही हो जाएगा, क्योंकि आप जानते हैं राष्ट्रपति की तरह उपराष्ट्रपति का चुनाव भी अप्रत्यक्ष होता है। इनके चुनाव में जनता प्रत्यक्ष भाग नहीं लेती और राष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा, राज्यसभा, राज्य विधानसभा, दिल्ली और पुडुचेरी विधानसभा के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं, जबकि उपराष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य और मनोनीत दोनों ही सदस्य भाग लेते हैं। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों का निर्वाचन आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के आधार पर एकल संक्रमणी मत पद्धति के अनुसार गुप्त मतदान के द्वारा होता है। कथन 1 तो सही है, कथन 2 इसलिए गलत हो जाएगा कि राष्ट्रपति के चुनाव में विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य तो शामिल होते हैं, लेकिन उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में नहीं। अगला प्रश्न कथन और कारण से संबंधित है। कथन है कि कोई व्यक्ति उपराष्ट्रपति निर्वाचित होने का पात्र तभी होगा जब वह राज्यसभा का सदस्य होने के लिए अर्हित है, सही है। कारण है कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर कथन और कारण दोनों सही है। कारण कथन का सही व्याख्या भी करता है, क्योंकि कोई व्यक्ति उपराष्ट्रपति निर्वाचन होने का पात्र तभी होगा
जब वो राज्यसभा का सदस्य होने के लिए अर्हित है और उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। राज्यसभा का सभापति कौन होता है आपको बताना है, तो उत्तर है उपराष्ट्रपति। राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है। राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन है, तो उपराष्ट्रपति होता है। कौन सा कथन असत्य है? देखिए, राष्ट्रपति पद के प्रत्याशी की आयु कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए, बिल्कुल सही। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति बनता है, बिल्कुल सही। उपराष्ट्रपति का चुनाव भारत का राष्ट्रपति करता है, सही नहीं है। और भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। तो ऑप्शन सी आपका जो है सही नहीं है। अनुच्छेद 66 के अनुसार उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संसद के दोनों सदनों के सदस्यों द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणी मत प्रणाली के द्वारा होता है। अगला प्रश्न है, उपराष्ट्रपति से संबंधित निम्न कथनों में से कौन से सही नहीं है आपको बताना है। तो उपराष्ट्रपति बनने के लिए व्यक्ति के पास जनता के सदन के सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता है। दूसरा है, किसी राज्य की विधायिका का सदस्य इस पद के लिए उम्मीदवार हो सकता है। तीसरा है, उपराष्ट्रपति के पद का कार्यकाल उतना ही है जितना कि राष्ट्रपति का। और चौथा है, उसको एक औपचारिक महाभियोग द्वारा पद से हटाया जा सकता है। इसमें आपको बताना है कि कौन से कथन सही नहीं है। तो उपराष्ट्रपति बनने के लिए व्यक्ति के पास जनता के सदन यानी लोकसभा के सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता है, ये आपका सही नहीं है। उपराष्ट्रपति के लिए कह रहा है, तो उपराष्ट्रपति पद के लिए आयु सीमा 35 वर्ष होनी चाहिए, जबकि लोकसभा के लिए 30 ही वर्ष है, 25 ही वर्ष है, आप जान लीजिए। और राज्यसभा के लिए 30 वर्ष होती है। तो एक तरह से आप जान लीजिए दोस्तों, ये पहला कथन गलत हो जाएगा। और इसके अलावा उसको एक औपचारिक महाभियोग द्वारा पद से हटाया जा सकता है, ये भी गलत है। तो 1 और 4 आपके गलत हैं। और आप जान लीजिए कि उपराष्ट्रपति बनने के लिए आवश्यक है कि व्यक्ति के पास लोकसभा नहीं बल्कि राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता हो। कथन 1 गलत है। उपराष्ट्रपति को राज्यसभा में प्रस्तुत और सामान्य बहुमत से पारित संकल्प जिसे लोकसभा सहमत हो हटाया जा सकता है। तो कथन 4 भी गलत है, क्योंकि औपचारिक महाभियोग में विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है। तो आप जान लीजिए दोस्तों, लोकसभा सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा 25 वर्ष है। राज्यसभा सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा 30 वर्ष है। तो दोस्तों, उपराष्ट्रपति जो है राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है, इसलिए उसके पास राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता होनी चाहिए। अगला प्रश्न है कि भारत का जो उपराष्ट्रपति है वो भारत का द्वितीय उच्चतम प्रतिष्ठित पदाधिकारी होता है। उसके पास पद से संबंधित कोई औपचारिक कार्य या दायित्व नहीं होते हैं। राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उसके कार्यों का निर्वहन करता है। राष्ट्रपति की पद त्याग, अपदस्थीकरण अथवा मृत्यु के चलते राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है। तो बिल्कुल सही, ये सभी भारत के उपराष्ट्रपति के बारे में ये सभी चारों कथन आपके सही हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, यदि किन्हीं कारणों से भारत के राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति पद के कार्यों का निर्वहन करता है, तो उस अवधि के संबंध में कौन से कथन सही हैं आपको बताना है। उस अवधि में उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति बने रहेंगे, सही नहीं है। इस अवधि के लिए उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति का वेतन मिलेगा, सही है। और इस अवधि में दोस्तों आप जान लीजिए कि उपराष्ट्रपति त्यागपत्र दे देते हैं तो भारत के मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति के पद का निर्वहन करेंगे। तो 2 और 3 आपके सही हैं। और आप जान लीजिए संविधान के अनुच्छेद 64 के परंतु के अनुसार यदि भारत के उपराष्ट्रपति को अनुच्छेद 65 के अधीन किसी कारणवश राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उसके कर्तव्यों का निर्वहन करना पड़ता है, तो इस अवधि में उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति नहीं रहेंगे। संविधान के अनुच्छेद 91(1) के अनुसार राज्यसभा के सभापति का पद रिक्त होने या ऐसी अवधि में जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर रहा है या उसके कृत्यों का निर्वहन करता है, तो उपसभापति सभापति के कर्तव्यों का पालन करेगा। अनुच्छेद 65(3) के अनुसार इस अवधि में उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति की परिलब्धियां मिलेंगी। राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन अधिनियम 1969 के अनुसार यदि इस अवधि में उपराष्ट्रपति त्यागपत्र दे देते हैं तो भारत के मुख्य न्यायाधीश भारत के राष्ट्रपति के पद का निर्वहन करेंगे।
अगला प्रश्न है, उपराष्ट्रपति को उसके पद से किसके प्रस्ताव द्वारा हटाया जा सकता है? तो उत्तर है राज्य परिषद के। देखिए, उपराष्ट्रपति को राज्य परिषद या फिर काउंसिल ऑफ स्टेट, जिसको राज्यसभा कहते हैं, ऐसे प्रस्ताव द्वारा अपने पद से हटाया जा सकेगा जिसे राज्यसभा के तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत ने पारित किया हो और जिससे लोकसभा सहमत है। लेकिन इस खंड के प्रयोजन के लिए कोई प्रस्ताव तब तक प्रस्तुत नहीं किया जाएगा जब तक कि उस संकल्प को प्रस्तावित करने के आशय की सूचना कम से कम 14 दिन पूर्व उसे दे दी गई हो। अगला प्रश्न है, भारत के उपराष्ट्रपति को पदच्युत करने संबंधी प्रस्ताव किया जा सकता है कहाँ पर? तो ये केवल राज्यसभा में प्रस्तावित किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, किस एक की अध्यक्षता ऐसे के द्वारा होती है जो उसका सदस्य नहीं होता है? तो ये राज्यसभा। दोस्तों, राज्यसभा का पदेन सभापति उपराष्ट्रपति होता है, लेकिन वो राज्यसभा के सदस्य नहीं होते हैं। अगला प्रश्न है, नीचे 4 युग्म दिए गए हैं, सही युग्म बताइए जिसके दोनों महानुभाव उपराष्ट्रपति बनने से पूर्व राजदूत अथवा उच्चायुक्त के पद पर रहे हों। तो सही उत्तर है डॉक्टर एस राधाकृष्णन और वी गिरी। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, आप जान लीजिए कि जाकिर हुसैन जामिया मिलिया कॉलेज के प्रिंसिपल और शिक्षा शास्त्री थे। डॉक्टर एस राधाकृष्णन 1949 से 1952 तक यूएसएसआर के भारत के राजदूत थे। वी गिरी 1947 से 1951 तक सीलोन में भारतीय उच्चायुक्त के पद पर थे और आर नारायणन भी चीन में राजदूत रहे थे। तो इस तरह से बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस किसने भारत के उपराष्ट्रपति पद को संभाला है? तो यहाँ पर देखिए, मोहम्मद हिदायतुल्लाह, फ़खरुद्दीन अली अहमद, नीलम संजीव रेड्डी और शंकर दयाल शर्मा। तो इसमें से आप जान लीजिए दोस्तों, इनमें से मोहम्मद हिदायतुल्लाह और शंकर दयाल शर्मा, 1 और 4 ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। मोहम्मद हिदायतुल्लाह 1979 से 1984 के मध्य और डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा 1987 से 1992 के मध्य भारत के उपराष्ट्रपति रहे। फ़खरुद्दीन अली अहमद और डॉक्टर नीलम संजीव रेड्डी भारत के उपराष्ट्रपति नहीं रहे थे। इन्होंने सीधे भारत के राष्ट्रपति पद को सुशोभित किया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में कौन सही नहीं है? तो पहला कथन है कि संविधान संशोधन विधेयक संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग अलग विशेष बहुमत से पारित होना चाहिए। देखिए, सर्वोच्च न्यायालय में संविधान संबंधी मामलों की सुनवाई कम से कम 5 न्यायाधीशों द्वारा की जाती है। प्रेस की स्वतंत्रता मूल अधिकार, वाक स्वातंत्र और अभिव्यक्ति स्वतंत्रता में सम्मिलित है। बिल्कुल सही। जाकिर हुसैन भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे। तो ये ऑप्शन डी आपका सही नहीं है। प्रथम उपराष्ट्रपति डॉक्टर एस राधाकृष्णन थे। अगला प्रश्न और आज के प्रैक्टिस सेट का, आज के वीडियो का आखिरी प्रश्न है, मोहम्मद हामिद अंसारी का भारत के उपराष्ट्रपति के रूप में कौन सा क्रमांक है? तो ये 12वां था। मोहम्मद हामिद अंसारी का भारत के उपराष्ट्रपति के रूप में व्यक्ति के अनुसार क्रमांक 12वां था। वर्तमान उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का भारत के उपराष्ट्रपति के रूप में व्यक्ति के अनुसार क्रमांक 14वां है। तो याद रखिएगा दोस्तों, मोहम्मद हामिद अंसारी व्यक्ति के रूप में भारत के 12वें उपराष्ट्रपति थे और वर्तमान उपराष्ट्रपति जो है जगदीप धनखड़, ये भारत के उपराष्ट्रपति के रूप में व्यक्ति के अनुसार 14वें क्रमांक पर हैं। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो समसामयिक घटना चक्र सामान्य अध्ययन पूर्वावलोकन श्रृंखला के अंतर्गत राज्य व्यवस्था से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। आप इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा। दोस्तों, वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।